हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 10 डे क्रैश कोर्स के पार्ट नंबर 6 में आप सभी का वेलकम है। सीजीएल के लिए भी है और जो है आपका एसबीआई क्लरिकल के लिए भी है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, 10 वीडियो का एक कोर्स होने वाला है। आज 6वीं वीडियो है। 9:30 बजे का अलार्म लगा के रख लो और वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। अभी आपको पता लग जाएगा कैसा कंटेंट हम कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम लेवल डिफिकल्टी का जो है ना, हम क्वेश्चन यहाँ पे सीख रहे हैं। ये क्लोज टेस्ट है, आजकल नए टाइप का आ रहा है, आपने देखा होगा। इस टाइप का क्लोज टेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये आरसी बेस्ड क्लोज टेस्ट है। करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा मैं। फटाफट पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द सेम मीनिंग एज दैट ऑफ सेंटेंस ए। ये सेंटेंस ए है, डार्क ब्लैक में सेंटेंस ए है। इनमें से कौन सा सेंटेंस ए की जगह पे आ जाएगा और आपका क्लोज टेस्ट का मीनिंग वैसा का वैसा रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा नहीं। चलो, इसके लिए आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखते जाओ। कह रहा है अ डेकेड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड कनाडा बिल्ट अ जेट विच पुश्ड टेक्नोलॉजी टू इट्स लिमिट्स। कह रहा है एक डेकेड के बाद, एक दशक के बाद, और किसके एंड के, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, कनाडा ने बिल्ड कर दिया एक जेट इंजन को या जेट एयरक्राफ्ट को, जिस इंजन ने पुश कर दिया टेक्नोलॉजी को अपनी लिमिट्स तक। इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी को कनाडा इतना ऊपर ले आया कि सारी टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को इसने पुश कर दिया। समझ गए ना, हाईली एडवांस जो है जेट इंजन जो इसने बनाया। अब आगे पढ़ो। इस सेंटेंस को हमें यहाँ पे करना है रिप्लेस इन तीनों में से एक सेंटेंस से। कह रहा बट इट्स डिमाइस शोड वाई स्मॉलर नेशन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉम्पीट इन द जेट एज। कह रहा लेकिन इसकी मौत ने, इसकी डिमाइस ने ऐसा शो किया, क्यों, वाई, जो छोटे नेशंस हैं उन्होंने पाया इस चीज़ को बड़ा ही मुश्किल कम्पीट करना जेट एज के अंदर। तो किसकी डिमाइस भाई, एक तो हमें ये पता करना है मौत किसकी हुई यहाँ पे, है ना। और छोटे नेशंस बात कर रहा है कनाडा की। कह रहा है इसकी डिमाइस की वजह से कनाडा जैसे नेशंस को पता लगा कि जेट एज में कंपटीशन बड़ा मुश्किल है। अब ये डिमाइस वर्ड अगर आप पकड़ोगे तभी आप ये सेंटेंस को पकड़ पाओगे। डिमाइस का मतलब होता है मौत। अब देखो, मौत दो चीज़ों की हो सकती है यहाँ पे, या तो कनाडा की हो सकती है और या फिर जेट जो इसने बनाया था, टेक्नोलॉजी जो बनाई थी, उसकी मौत हो सकती है। कनाडा की मौत होना बड़ा मुश्किल है। कनाडा आज भी जिंदा है, आप जानते हो, एक स्टेट है, एक नेशन है। जेट इंजन इसने जो बनाया था ना, उसकी डिमाइस आ गई, मतलब वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई। उस टेक्नोलॉजी का आउटडेट होना ही कहलाएगा डिमाइस होना। समझ गए मेरी बात को। तो कह रहा है इस इंजन की, इस टेक्नोलॉजी की, इस जेट की जो ऑब्सोलीट होने की क्वालिटी है, उसने दिखाया कि कनाडा के लिए बड़ा मुश्किल था जेट एज के अंदर compete करना। अब इसी सेंटेंस को देखें कौन सा सेंटेंस यहाँ पे रिप्लेस कर पाएगा। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। एज द कैनेडाज जेट बिकेम ऑब्सोलीट इट शेड लाइट ऑन वाई स्मॉलर नेशंस कुड नॉट compete इन द एज। जैसे ही जेट इंजन जो है कनाडा का वो ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मैंने आपको बता दिया, डिमाइस हो जाना, किसी टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना, ठीक है ना। आपने जो इंजन बनाया था, आपसे छोटे छोटे देश जो हैं उससे बड़ा वाला इंजन लेके घूम रहे हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी जो है इसकी कनाडा की ख़त्म हो गई, इसने शेड किया, इस चीज़ ने डाला लाइट को, प्रकाश को, किस चीज़ पे, कह रहा क्यों, छोटे नेशंस के लिए compete करना बड़ा मुश्किल है जेट एज में। इसेंशली हम वही बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में जो हमने कही है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इस सेंटेंस को जो है अच्छे से रिप्लेस कर सकती है ना। ऑब्सोलीट और डिमाइस दोनों ही टेक्नोलॉजी का हुआ है, बात बिल्कुल ठीक है। अब सेकेंड वाला पढ़ो। कह रहा एज द जेट वेंट आउट ऑफ बिजनेस कैनेडा वॉज फोर्स टू स्टेप फ्रॉम इट्स पोजीशन एज अ लीडिंग एविएशन सुपर पावर। अब ये आपको बहुत सही लगेगा। कह रहे जैसे ही जेट वेंट आउट ऑफ बिजनेस हो गया, देखो जब आप वेंट आउट ऑफ बिजनेस होते हो, गो आउट ऑफ बिजनेस, आपकी दुकान बंद हो जाती है। कह रहा जैसे ही व्यापार खत्म हो गया जेट का, इसकी दुकान बंद हो गई। कनाडा फोर्स हो गया, कनाडा मजबूर हो गया कि वो स्टेप फ्रॉम करे, वो हट जाए इसकी उस पोजीशन से जो है लीडिंग एविएशन सुपर पावर की। अब सेकंड वाले पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन आएगा, थर्ड वाला पढ़ लो, उससे थोड़ा सा और आइडिया आपको लगेगा। कह रहा एज द इंडिजीनियस जेट बिकेम ऑब्सोलीट कनाडा बिकेम अ लीडिंग एविएशन सुपर पावर। जैसे ही ये इंडिजीनियस जेट, इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल, इंडिजीनियस वर्ड को याद रखें, किसी भी देश की लोकल कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं उस देश की इंडिजीनियस चीज़। कह रहे जैसे ही लोकल जेट जो है ऑब्सोलीट हुआ, इसकी टेक्नोलॉजी खत्म हुई, कनाडा बन गया एक लीडिंग एविएशन सुपर पावर। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। भाई टेक्नोलॉजी कनाडा की ऑब्सोलीट हुई थी तो कनाडा ने पाया कि बड़ा मुश्किल है compete करना, ना कि एक जो है लीडिंग एविएशन सुपर पावर बनना। टेक्नोलॉजी तो आपकी पुरानी हो रही है और आप लीडिंग सुपर पावर बन रहे हो, दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो थर्ड तो आपका आंसर नहीं है।
ओनली 3 आपका आंसर नहीं है। अब इन तीनों में से एक आपका आंसर है, सेकंड वाले पे डिपेंड करेगा क्या है। अब ध्यान से समझो, जेट जो है कनाडा का आउट ऑफ बिजनेस हुआ था। पहली चीज़ तो कंपनियां आउट ऑफ बिजनेस होती हैं, व्यापार आउट ऑफ बिजनेस होते हैं, जेट का आउट ऑफ बिजनेस होना ठीक नहीं लगता। दूसरा, कनाडा फोर्स हुआ है अपनी पोजीशन को छोड़ने पे। अरे कहाँ लिखा है कनाडा को पोजीशन मिली हुई थी लीडिंग एविएशन सुपर पावर की? कनाडा तो ने एक जेट बना के बैठा था जिसने टेक्नोलॉजी को पुश किया। कहीं ऐसा लिखा है कनाडा के जेट दुनिया में सबसे अच्छे थे? ये कनाडा जो है एविएशन सुपर पावर की पोजीशन पे बैठ गया था, इस वजह से कनाडा के जेट जो है ऑब्सोलीट होने के बाद इसको वहाँ से हटना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, बिना बात का इसने अज्यूम कर रखा है कनाडा को सुपर पावर। कनाडा इज़ नॉट अ सुपर पावर अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। समझ गए? तो स्टेटमेंट फर्स्ट सिर्फ यही स्टेटमेंट है जो इस ए वाले ब्लैंक को रिप्लेस करेगी। ओनली वन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका आंसर है। तो समझ गए कैसे होते हैं ये? इसमें आपका रीडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर रीडिंग पोर्शन बहुत ख़राब है आपका, आप एडिटोरियल विटोरियल पढ़ते नहीं हो, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा नहीं है, तो कयामत आ जाएगी उस दिन तक। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, आप नहीं कर पाओगे, इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था, ये क्लोज टेस्ट का है, डिफिकल्ट वाला। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, बैंकिंग के लिए भी और एसएससी के लिए भी। आपको मालूम है पेड प्लेलिस्ट में रखे हैं, नाम भर की पेड है, 100 घंटे का कंटेंट है इसमें, एसएससी और बैंक दोनों के लिए, प्री और मेंस दोनों ही लेवल्स के लिए। 3 प्लान्स हैं, 29, 59 और 159। ये तीसरा प्लान इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें आपको राइटिंग स्किल्स की अलग से गाइडेंस मिलती है पर्सनली मुझसे। तो आप 2 ही प्लान समझें इन वीडियोस के लिए। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, 100 घंटे का कंटेंट देख सकते हैं आपके एग्जाम से पहले। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर प्रेस करना है, होम पेज पर मिलेगा, और इस वीडियो को प्ले करना है। यहाँ पर सब कुछ समझाया हुआ है कैसे आपको ज्वाइन करना है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। उसी लेवल का क्वेश्चन है ये भी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस पार्ट बी इन द गिवन पैसेज। कह रहा यहाँ पे क्या डाल दें, कौन सी चीज़ रखें कि ये पार्ट बी वाला सेंटेंस पूरा हो जाए अपने आप में। ऐसा समझो, इस ब्लैंक में क्या रखा जाए। चलो वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना, मैं तो करवा ही रहा हूँ, मुझे आता है। कह रहा इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द कोल्ड वॉर Canada decided to design and build the most dash fighter aircraft in the world। कह रहा है अर्ली ईयर्स में कोल्ड वॉर के, शीत युद्ध के, कनाडा ने डिसाइड किया कि डिज़ाइन करेगा सबसे ज़्यादा ये वाला फाइटर जेट इंजन जो है, एयरक्राफ्ट जो है दुनिया भर में इन द वर्ल्ड। देखो मोस्ट आया है, द मोस्ट एक नाउन रखा हुआ है, सीधा सा मतलब है यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा और उसकी आएगी सुपरलेटिव डिग्री, मतलब मोस्ट लगने से वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये सारे यहाँ पे एडजेक्टिव रखे हैं। लिबरल का मतलब होता है आज़ादी भरा, एकदम फ्लेक्सिबल। लिबरल होता है फ्लेक्सिबल। हायर की कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, हायर का मतलब होता है ज़्यादा ऊंचा, ये कंपैरेटिव डिग्री है। फर्स्ट मतलब पहला, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। फॉरवर्ड जो होता है ये आगे होता है, एडवांस भी ये सुपरलेटिव डिग्री आगे है। अब मुझे बताओ ये इंजन कैसा होगा? सबसे ज़्यादा आज़ादी भरा होगा, सबसे ज़्यादा आगे होगा, सबसे ज़्यादा पहला होगा, सबसे ज़्यादा आगे होगा, या सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होगा? भाई सीधी सी बात है, द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की जो है कनाडा ने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे। समझ गए ना? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ए आपका आंसर हो गया। एक चीज़ और देख लेना, हायर तो वैसे भी आपका आंसर नहीं हो सकता था। आप सोचो सर हाई जेट इंजन बना रहे हैं, यहाँ पे हाई लिखा होता तब भी हम सोच लेते, हाई लिखा होता तो मोस्ट के साथ में सुपरलेटिव डिग्री बना लेता, लेकिन मोस्ट के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आने का कोई कनेक्शन है नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे मोस्ट लगेगा नहीं, तो फर्स्ट और हायर तो वैसे ही बाहर निकल गए। फॉरवर्ड का मतलब होता है अपनी पोजीशन में आगे, जैसे ये फॉरवर्ड वाली ट्रूप्स हैं, ये बैकवर्ड वाली ट्रूप्स हैं, तो फॉरवर्ड वाली ट्रूप्स जो हैं वो जा करके एनिमी से लड़ेंगी, तो फॉरवर्ड वैसे आगे होता है। और वैसे अगर आपको वैसे आगे देखना हो कौन सी चीज़ कितनी एडवांस्ड है, तो वहाँ पे एडवांस्ड वर्ड यूज़ करें फॉरवर्ड की जगह पे। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब यही पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस सी विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें यहाँ पे सी वाले पे, इस वर्ड पे क्या घुसा दें इन पांचों में से कि ये सेंटेंस जो है सी वाला, ये पूरा कनाडा से लेकर के विल्डरनेस तक, ये इसका मीनिंग चेंज ना हो। आराम से पढ़ो सेंटेंस को, एग्जाम के प्रेशर में नहीं आना है। यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम में उतना ही प्रेशर कम होता है। चलो कह रहा है कनाडा इज़ वेल नोन फॉर इट्स रगिड बुश प्लेन्स कैपेबल ऑफ रफ लैंडिंग्स एंड हेयर रेजिंग टेक ऑफ्स इन द विल्डरनेस।
कैसा कनाडा जो है बहुत जाना जाता है, वेल नोन है इसके रगेड बुश प्लेन्स के लिए। ये बुश प्लेन्स एक टाइप ऑफ प्लेन्स होता है ऐसा समझ लो, और रगेड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, या फिर इसको बोलते हैं टफ। समझ गए ना, टफ। रगेड वो चीज़ होती है जिस पे कोई असर ना पड़े, छोटी मोटी चोट मार दी आपने कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक चीज़ है बिल्कुल प्लेन है, एक चीज़ है बिल्कुल जो है डेलिकेट है, उसके आपने चोट मारी वो टूट गई। ऐसा प्लेन नहीं बनाता था कनाडा, जाना जाता था अपने टफ प्लेन्स के लिए, उबड़ खाबड़ प्लेन्स के लिए। अब देखो वो कैपेबल भी थे रफ लैंडिंग्स में, कैसे भी वो लैंड करवा लो। और वो टेक ऑफ्स ऐसे करते थे हेयर रेजिंग, आपके बाल खड़े हो जाएं इस तरीके से वो उड़ान भरते थे, बहुत आवाज़ के साथ में। और कहाँ पे, विल्डरनेस में, जंगलों में भी उड़ान भरने के लिए वो तैयार थे। समझ गए। अब रगेड वर्ड का सिनोनिम चाहिए, कुल मिलाकर के 5 वर्ड्स हैं हमारे पास। देखो पहला वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब है जंगली, वाइल्ड। ब्रूटल जानते हो ना, जंगली। रिफाइंड का मतलब होता है डेलिकेट, बहुत ही रिफाइंड किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ना, उबड़ खाबड़ नहीं है, बहुत ही प्लेन है, चिकना है, रिफाइंड है। इवन का मतलब होता है बराबर, समतल, या यूँ समझ लो समतल। स्टडी का मतलब होता है मजबूत। वॉबली का मतलब होता है हिलने वाला, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड। जैसे आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पीछे से वॉबल करने लग जाता है कभी कभी, है ना, वो ऐसे ऐसे हिलेगा जब आपकी गाड़ी चलेगी, तो आपका जो है मैकेनिक जो है गाड़ी को खोलेगा, टायर को सीधा करेगा। वॉबल करने वाली चीज़ होती है अनबैलेंस चीज़। अब मुझे बताओ प्लेन कैसे होंगे भाई। अब देखो रगेड का यहाँ सिनोनिम पड़ गया यहाँ पे स्टडी। स्टडी का मतलब होता है मजबूत, जिस पे किसी चीज़ का असर ना पड़े, स्ट्रॉन्ग हो, है ना, वीक ना हो। वॉबली होता है वीक। इवन होता है एकदम समतल। रिफाइंड होता है बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही चिकना। और ब्रूटल का मतलब होता है जंगली। तो प्लेन के जंगली होने का कोई कनेक्शन नहीं है, किसी जानवर की बात कर रहे होते तो ब्रूटल लगा लेते। समझ गए ना। तो स्टर्डी या रगेड बुश प्लेन्स की बात कर रहा है जो है कनाडा के। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीओ लेवल का करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लर्क वालों को भी स्वाद आना चाहिए पीओ का। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ये आर्टिकल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तभी कर पाओगे। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम द लेट 1930s द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैड ऑल्सो स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर ब्रिटिश डिजाइंड प्लेन्स फॉर द अलाइड वॉर फ्रंट। कह रहा है 1930 की जो लेट से ही, मतलब 1940 के आसपास, 1935 के बाद में, जो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका, सॉरी कनाडा, इसने साथ ही साथ शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था मैन्युफैक्चर करना ब्रिटेन के डिज़ाइन हुए प्लेन्स को। डिज़ाइन बना था ब्रिटेन में और बनते थे जाकर के कनाडा में। समझ गए ना। जैसे कोविशील्ड है, कहाँ बनी थी, ये जो है ऑक्सफोर्ड में, इंडिया में जाकर के उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। तो वैसे ही ब्रिटेन के प्लेन्स को, डिज़ाइन को, प्लेन्स को इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया अलाइड वॉर फ्रंट के लिए। अलाइड कंट्रीज आप जानते हो, यूएस, यूके और रशिया, है ना, और चाइना। तो इन जो है मित्र देशों के लिए इसने बनाना शुरू कर दिया वर्ल्ड वॉर में। आगे बढ़ो। कह रहा मैनी ऑफ दीज प्लेन्स वर आइकॉनिक वॉर टाइम डिजाइंस लाइक द हॉकर, हरिकेन फाइटर एंड एवरो लैंडकास्टर बॉम्बर। कह रहा ज़्यादातर इनमें से जो प्लेन्स थे जो कनाडा बना रहा था वो इस तरह के डिज़ाइन के थे। ब्रिटेन के पुराने प्लेन्स का जो डिज़ाइन था, आइकॉनिक एक प्लेन था, ये वॉर टाइम प्लेन था हॉकर, जिसने बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं जो है ब्रिटेन की तरफ से। कह रहा ऐसे डिज़ाइन के प्लेन जो है कनाडा अपने यहाँ पे कॉपी करके बना रहा था ब्रिटेन से डिज़ाइन लेके। आगे बढ़ो। कह रहा एम्बिशन कैनेडियन पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स weren't satisfied with this। बहुत ही महत्वाकांक्षी कनाडा के जो पॉलिटिशियन थे और इंजीनियर थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सेटिस्फाइड के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है कंटेंट विद। कंटेंट विद जानते हो ना, ये वही कंटेंट विद है या सेटिस्फाइड विद है, दोनों के बाद में विद आता है। कह रहा है ये सेटिस्फाइड विद नहीं थे इस चीज़ से कि हम जो है ब्रिटेन के प्लेन्स को डिज़ाइन लेके यहाँ बना रहे हैं। तो क्या करा उन्होंने, दे डिसाइडेड टू फोर्ज अ वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आउट ऑफ द फैक्ट्रीज एंड स्किल्ड वर्कफोर्स बिल्ट अप ड्यूरिंग द वॉर। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम फोर्ज करेंगे। फोर्ज वर्ड आप कर चुके हो मेरे साथ एडिटोरियल में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े जतन से बनाना, एफर्ट्स लगा के। फोर्ज अ डील, फोर्ज एन अलायंस। तो इन्होंने बोला कि हम जतन लगा के फोर्ज करेंगे एक मल्टी वर्ल्ड लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कनाडा में। और कहाँ से, इन्हीं फैक्ट्रीज में से, आउट ऑफ द फैक्ट्रीज और स्किल्ड वर्कफोर्स में से जो बिल्टअप हुई हैं, जो बनी हैं वॉर के दौरान। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में कनाडा में बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी थी। 1930 में वहाँ के पॉलिटिशियन ने सोचा कि फैक्ट्रीज भी हैं हमारे पास, वर्कर भी हैं, अब एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे जिसमें हमारा डिज़ाइन होगा और वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी एयरक्राफ्ट की। अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी बनेगा। अब देखो यहाँ पे डी आपको डालना है इतना पढ़ने के बाद। कह रहे टायर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय अदर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ ये आपको बताना है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस
कैन कम इन प्लेस ऑफ डी टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड रेंडर इट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा फ्रेज ABCDE, इनमें से कौन सा फ्रेज कम इन हो सकता है जगह पे डी के, ताकि सेंटेंस को कंप्लीट भी कर दे और रेंडर कर दे। रेंडर का मतलब होता है बना देना, आप जानते हो, रेंडर समवन समथिंग, किसी को कोई चीज़ आप बनाते हो, है ना। तो ये इसको बना दे कनाडा को, इस पूरे सेंटेंस को ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट, है ना। अब अपने डी में सारे के सारे टेस्ट करेंगे ताकि पता लगे ये सेंटेंस कैसे पूरा होगा। अब अपने दिमाग से सोचो, ये सारे के सारे सेटिस्फाइड नहीं है ब्रिटेन के किससे, डिज़ाइन से। इन्होंने सोचा अपनी खुद की इंडस्ट्री बनानी है, तो कुल मिला के यही डिसाइड करेंगे कि हम अपना ही कुछ करेंगे, जो भी करेंगे, डिज़ाइन भी हमारा होगा, फैक्ट्री भी हमारी होगी, मजदूर भी हमारा होगा और प्रॉफिट भी हमारा होगा। अब ये देख लो कौन सा सेंटेंस बताता है। कह रहा है द कैनेडियन लीडर्स स्टार्टेड बोरोइंग डिज़ाइंस फ्रॉम द अमेरिकन्स। कनाडा के लीडर्स ने स्टार्ट कर दिया बोरो करने को डिज़ाइंस को अमेरिकन से, कि भाई अब इंग्लैंड के नहीं, अब हम तुम्हारे डिज़ाइन पे चोरी करके अपना प्लेन बनाएंगे। गलत बात है भाई, ये पहले डिज़ाइन को कॉपी करने पे परेशान है, क्यों अमेरिका से लेंगे, पहले ब्रिटेन से लेके परेशान है। फर्स्ट वाला नहीं बैठेगा, सेकंड देख लो। द कैनेडियन लीडर्स डिसाइडेड टू सीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लेन्स ऑल टुगेदर। कनेडिया के लीडर्स ने डिसाइड किया कि सीज़ करेंगे, बंद करेंगे, सीज़ का मतलब बंद करना, प्रोडक्शन को प्लेन्स की सब एक साथ ऑल टुगेदर। ये एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री बनाने के लिए प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने डिज़ाइन बनाने हैं, ना कि जो बना रहे हो उसको बंद करना है, समझ गए ना। सेकंड वाले का भी मीनिंग बैठ नहीं रहा। थर्ड वाला देख लो, द कैनेडियन लीडर्स प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन डिज़ाइन। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है। कनाडा के लीडर्स ने प्रोड्यूस किया और मैन्युफैक्चर किया अपने खुद के डिज़ाइंस को। अरे बिल्कुल सही बात है, अपने डिज़ाइन को तो प्रोड्यूस करना था। सी आपका आंसर हो सकता है। अब ऐसा जल्दबाजी मत करना, डी और ई भी आपको देखने हैं। कह रहा दिस न्यू जनरेशन ऑफ कैनेडियन लीडर्स वर डिटरमिन्ड टू प्रोड्यूस कैनेडियन डिज़ाइन। कह रहा ये नई जनरेशन जो थी कनाडा के लीडर्स की, वो डिटरमिन्ड थी। ये सारे के सारे लोग जो हैं पूरे संकल्प लिए हुए थे कि प्रोड्यूस करेंगे कनाडा के खुद के डिज़ाइन। इसेंशली पार्ट सी और पार्ट डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही बात को कर रहे हैं, आपके लिए कन्फ्यूजन आ गई। अब ऑप्शन ई को देख लो, द लीडर्स डिसाइडेड टू इम्पोर्ट प्लेन्स फ्रॉम जर्मनी। उल्टी बात है, खुद के प्लेन बनाकर भी परेशान है, जर्मनी से क्यों मंगवाएंगे। तो देखो कुल मिलाकर के सी और डी आपका आंसर बन रहे हैं। अब ध्यान देना, कंटेक्चुअली करेक्ट होने के साथ साथ में ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। कौन सा सेंटेंस है भाई, सी वाला देख लो। लीडर्स ने मैन्युफैक्चर किया अपने डिज़ाइन को और प्रोड्यूस किया। भाई अगर ये पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है, V2 यूज़ कर रहा है, यहाँ पे V2 लगी है, तो एंड कंजंक्शन के पहले भी तो V2 लगेगी। समझ गए मेरी बात को। सेंटेंस कंटेक्चुअली सही है, मीनिंग के हिसाब से सही है, लेकिन ग्रामर इसकी गलत है। तो सी वाला सेंटेंस इसलिए गलत है और डी वाला सेंटेंस इसलिए सही है। समझ गए, ऐसे आपको घुमाएगा ये, इसलिए रीडिंग स्पीड होनी चाहिए। बना लो, जितना रीड कर सकते हो उतना अपने आप भला करोगे आप अपना, है ना, इंग्लिश के अंदर। ये पार्ट ही है आपका, क्वेश्चन ही है, 10 क्वेश्चन है अपने पास, फटाफट देखते जाओ। पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर देख लो क्या करना है। चलो आराम से पॉज कर लेना। कह रहा है सेंटेंस ई is given with 2 blanks that indicate that some parts are missing. Identify the correct pair of words that fit in the sentence to make it grammatically and contextually correct. कह रहा है सेंटेंस ई जो है, देखो कहाँ पे है ई, यहाँ पे है। कह रहा है ये दिया गया 2 ब्लैंक्स के साथ, पहला ब्लैंक है यहाँ, दूसरा ब्लैंक है यहाँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है फिलर्स का। कह रहा है इन दोनों ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन आएगा जिसमें से दोनों वर्ड ब्लैंक में भरे जाएंगे, ताकि ये पूरा मीनिंगफुल और जो है ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो अपने को यहीं से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है एवरो एयरक्राफ्ट द कैनेडियन एयरप्लेन मेकर क्रिएटेड आफ्टर द वॉर वॉज द कंपनी दैट वुड डिलीवर दिस ड्रीम। कह रहा है ये जो एवरो एयरक्राफ्ट नाम की कंपनी थी, देखो ए भी बड़ा है एवरो भी बड़ा है, एक कंपनी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। कह रहा है ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो था कनेडिया का, एयरप्लेन मेकर भी था, कनेडियन था। और ये जो क्रिएट किया गया था, ये पार्टिसिपल है, मेकर के लिए आया है, जिसको बनाया गया था वॉर के बाद में, जिस कंपनी की नींव को रखा गया था। कह रहे ये वही कंपनी थी जो डिलीवर करती इस ड्रीम को, इस सपने को पूरा करती कनाडा के खुद के एयरक्राफ्ट बनाने के। अब देखो यहाँ पे क्या डालना है। कह रहा फ्रीड फ्रॉम डैश वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ एवरोज मोर एस्टेब्लिश्ड राइवल्स द फॉर्म्स engineers were able to work on dash jet fighters, commercial airplanes, flying saucers and even a space plane। बहुत ही क्लोज और आपको जो है नज़दीकी जो ऑप्शन इसने दिए हैं, ध्यान से समझना। कह रहे फ्री होकर के, फ्रीड मतलब आज़ाद होकर के,
अच्छा किससे भाई? इस टाइप के वेज से जो है थिंक करने का एवरो की ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड जो है राइवल्स का। मान लो ये एवरो है कनाडा में और ये है जर्मनी के अंदर एक दूसरी, है ना, ये एक फ्रांस में रफ़ाएल, ये अमेरिका की पोसाइडन, ये 4-5 कंपनियां हैं, है ना, बोइंग है अमेरिका की। इन सब राइवल्स की जो है सोचने के तरीके से फ्री होकर के, ये जैसे सोचते हैं उससे अलग सोचना चाह रहा था एवरो। तो कह रहा है इसकी इस थिंकिंग से फ्री होकर के जो इस्टेब्लिश राइवल्स की है, इस फर्म के जो इंजीनियर थे ना वो एबल थे वर्क करने में इस टाइप के जेट फाइटर्स पे, एयरलाइनर्स पे, फ्लाइंग सॉसर्स पे और इवन स्पेस प्लेन्स पे। अब देखो ये थिंकिंग कैसी होगी। इन लोगों की फ्लेक्सिबल थिंकिंग थी, फर्म थिंकिंग थी, फिक्स थिंकिंग थी, एडजस्टेबल थी या सेट थी। और जो प्लेन इन्होंने बनाए वो कैसे थे? इनोवेटिव थे, आउटडेटेड थे, डेटेड थे, कंटेम्प्रेरी थे या रिवोल्यूशनरी थे। ध्यान से समझना, सारा मामला चल रहा है कुछ नया बनाने का अपने कंट्री के अंदर, अपने देश में इंडिजिनियसली। तो आउटडेटेड क्यों बनाएंगे भाई? किस लिए बनाएंगे आउटडेटेड? नहीं बनाएंगे ना, आउटडेटेड आपका आंसर नहीं है। डेटेड भी नहीं बनाएंगे, डेटेड भी आउटडेटेड का एक सिनोनिम है। डेटेड का मतलब भी होता है पुराना। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, ये आपका आंसर हो सकता है। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू या नोवल, ये भी आपका आंसर हो सकता है ना, नोवल AL। और रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है एकदम नया, क्रांतिकारी, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो सेकंड ब्रैकेट में इनोवेटिव भी आ जाएगा, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी भी आ सकता है और रिवोल्यूशनरी भी आ सकता है। अब मुझे बताओ इनकी थिंकिंग कैसी होगी राइवल्स की? फ्लेक्सिबल होगी, एडजस्टेबल होगी या सेट होगी? ऑफ कोर्स इनकी सेट थिंकिंग से ये दूर जाना चाह रहा था। भाई इनकी अगर फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती राइवल्स की तो कैसे कनाडा compete करता? इसने सोचा इनकी सेट थिंकिंग से ही दूर जाऊंगा, अपने खुद के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। तो इनकी सेट, इनकी इस्टेब्लिश थिंकिंग से, वेज से जो सोचने के, कनाडा ने सोचा अलग जाऊंगा, फ्री होऊंगा, आज़ाद होऊंगा और एबल होऊंगा वर्क करने पे ऐसे रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जेट फाइटर्स पे और इस टाइप के जो है एयरक्राफ्ट पे। मीनिंग और रीडिंग दोनों काम आएंगे, ई आपका आंसर है। जब आप इसके अंदर कूद पड़ते हो ना, ऐसे 10-15 सेट लगा लो, उसके बाद ये इजी लगने लगेगा आपको। जब तक नहीं लगा रहे हो तब तक मुश्किल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिप्लेस एफ इन द गिवन पैसेज। कह रहा इनमें से कौन सा जो है एफ को रिप्लेस करेगा, एफ को रिप्लेस करेगा, इनमें से कौन सा? बता दो, फटाफट से पढ़ लो और फिर बताओ इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। चलो, कह रहा है इन डूइंग सो, इस काम को करने में, दीज इंजीनियर्स चैलेंज्ड नोशंस ऑफ व्हाट स्मॉल कंट्रीज लाइक कनाडा कुड अचीव्ड इन द हाईटेक इंडस्ट्री ऑफ द डे। इतना ही पढ़ लो क्योंकि हमें एफ को रिप्लाई करना है। कह रहा है ऐसा करने में उन्होंने सोचा अपना रिवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट बनाएंगे। कह रहा है ऐसा करने में ये इंजीनियर्स जो थे इन्होंने चैलेंज कर दिया नोशंस को, विचारों को, आइडियाज़ को। और किस चीज़ के? जो कि छोटी कंट्रियां लाइक कनाडा जो है अचीव कर सकती थी हाई टेक इंडस्ट्री में उस दिन की, ऑफ द डे, उस वक्त की। समझ गए ना? तो इन्होंने ऐसा कुछ काम किया, चैलेंज कर दिया उन विचारों को जो कि लगता था दुनिया को कनाडा यही कर सकता है। इन विचारों और नोशंस को चैलेंज करके इन्होंने दिखाया कि कनाडा इससे बड़ा भी कर सकता है स्मॉल कंट्री होने के बावजूद। अब देखो ग्रामर के एरर है इसमें, कुड अचीव्ड लिखा हुआ है। कुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव को लेगी, यहाँ पे डी को निकालना पड़ेगा, इस वजह से ये एफ गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या रख दें ताकि ये बिल्कुल मीनिंगफुल हो जाए। अकॉम्प्लिश जो है अचीव का एक सिनोनिम है और बेयर इन्फिनेटिव भी है। कुड अकॉम्प्लिश ऐसा हो सकता है। अबेंडन भी एक बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन अबेंडन का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना। भाई ये जो है कनाडा जो है क्या करेंगे, अकॉम्प्लिश करेंगे या बीच मझधार में छोड़ेंगे किसी चीज़ को? ऑफ कोर्स अकॉम्प्लिश करने की बात हो रही है, अबेंडन यहाँ पे नहीं होगा। लूज का करना होता है मतलब हारना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। ग्रामेटिकली ये गलत है, मीनिंगफुली ये सही है। और यहाँ पे मीनिंगफुली सब के सब जो है इनमें से ए सही है, बाकी सब जो है ग्रामेटिकली सही हैं। ग्रामेटिकली सही होंगे लेकिन मीनिंगफुली गलत है ना, इस वजह से ए जो है यही आपका आंसर है। इसकी ग्रामर भी ठीक है और इसका मीनिंग भी ठीक है। समझ गए? ए आपका आंसर बनेगा कुड अकॉम्प्लिश। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन जी। यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क होना रह गया, स्टंप अप नाम के फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा है इस वाले के अंदर, है ना, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि इसने कनाडा ने जो है चैलेंज कर दिया उन विचारों को कि क्या ये अचीव कर सकता है। अब आगे देखो, इवन इफ
कन्विंसिंग पॉलिटिशियंस टू स्टम्प अप द कैश फॉर देम वॉज एन ऑल टुगेदर ट्रिकियर बिजनेस। कह रहा है यहाँ तक कि कन्विंस करना पॉलिटिशियन को कि वो स्टम्प अप करें, वो इकट्ठा करें या जो भी करें, स्टम्प अप का मीनिंग है कैश को इन चीज़ों के लिए, इन एयरक्राफ्ट के लिए। कह रहा है ये अपने आप में एक ट्रिकियर बिजनेस था, अपने आप में बहुत ही कठिन जो है काम था। तो कनाडा ने ये सोच लिया हम करेंगे तो करेंगे ही, चाहे पॉलिटिशियंस को कन्विंस करना पड़े कि आप पैसा दो, एयरक्राफ्ट के अंदर हम R&D करना चाहते हैं, नए एयरक्राफ्ट को ईजाद करना चाहते हैं। समझ गए? अब ये स्टम्प अप का मीनिंग आपसे पूछ रहा है। इस ईडियम को मैं आपको पिक्चर के जरिए समझाता हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। कोशिश तो मेरी वैसे रहती है जैसे मैंने सीखा है चीज़ों को वैसे आपको भी बता दूँ, है ना। ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये होती है स्टम्प। स्टम्प मतलब ठूंठ। ठूंठ किसकी? कटे हुए पेड़ की। ये आदमी ने जैसे इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, स्टम्प अप कर रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, इस ठूंठ की जगह पे आप पैसे डाल दो। कितने सारे? बहुत सारे। समझ गए मेरी बात को? पैसे रख दो। जब आप इतने सारे पैसे लेकर के इकट्ठा करके कहीं जाते हो, आप कहीं किसी बड़े काम के लिए पैसे को इकट्ठा कर रहे हो, समझ रहे हो। आपको मैंने बोला गाड़ी लेनी है, आपने पैसे उधार दिए मुझे, पैसे लेकर के मेरे घर आए, ऐसे गठरी बना करके हाथ में बैग लेकर के आए, ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ का स्टंप अपने हाथ में लेकर के आए हो। बहुत बड़ी अमाउंट को खर्च करने के लिए जिगरा निकालना कहलाता है स्टंप अप करना। समझ गए ना। तो बस वही काम है। अब इन पांचों में से जो स्टंप अप की बात करे, बड़ी अमाउंट को खर्च करने की बात करे, जिगरा निकाल करके बिना अपनी मर्जी के, वो कराएगा स्टंप अप। ठीक है। अब देखो कह रहा है टू पे द डैमेज और कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंड्स। भाई मॉनेटरी फंड्स तो ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेशन और डैमेज की बात नहीं हो रही, किसी नई चीज़ को खरीदने की बात हो रही है। समझ गए ना। हर्जाना नहीं दे रहे हो आप किसी चीज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो उस चीज़ को जो है बाय करने के लिए। टू पे हीड टू डिमांड्स ऑफ समथिंग और समवन, किसी की बात पे ध्यान देना गलत बात है, ये नहीं होगा, है ना। ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, सी देख लो। टू पे एन अमाउंट और मनी फॉर समथिंग स्पेशली अनविलिंगली, जिगरा निकाल करके किसी चीज़ के लिए अमाउंट को देना, इच्छा नहीं हो रही, दिमाग कुछ और कर रहा है, मजबूरी में आ गए हो, जिगर बना करके पैसे दे रहे हो, यही मीनिंग होता है स्टंप अप नाम की फ्रेजल वर्ब का। याद रहेगा ना भाई, स्टंप से याद रहेगा। तुम पूछो ना सर याद नहीं होती मुझे, तो पिक्चर्स तुम्हें दिखा रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो। यही पिक्चर्स हैं फ्रेजल वर्ब को हमेशा आपके दिमाग में बिठाने के लिए। ठीक है। सब टीचर्स भी ऐसे ही याद करते हैं, तरीका यही है, बने ही ऐसी फ्रेजल वर्ब्स। चलो अब ये आपका आंसर हो गया, लास्ट वाले पढ़ लेना। टू थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मनी, कोई मतलब नहीं है। कंसील करना डिटेल्स को फंड्स की जो अलोकेटेड है एक सर्टेन पर्पस के लिए, कोई मतलब नहीं है। सी आंसर हो गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ लो इसको आराम से, फिर इसको भी पढ़ना है हमें और फिर बताना है क्या लगेगा यहाँ पे। चलो कह रहे द सेंटेंस मार्क्ड एच is divided into 4 parts, out of which one part might have an error. Mark the part with error as your answer. If the sentence is grammatically and meaningfully correct, mark no error as your answer. कह रहा है H में इसने 4 पार्ट कर दिए हैं H वाले सेंटेंस के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हो ना, 3 स्लैश आए हुए हैं, 4 पार्ट कर दिए, चारों पार्ट्स को इसने यहाँ पे लिखा है। कह रहा है एक पार्ट में एरर है, अगर है तो ढूंढ लो, नहीं है तो ई को अपना आंसर बना करके आ जाओ। तो पढ़ लेते हैं भाई इसको। कह रहा है ऑन October 4th 1957 14,000 people watched a larger hangar on the outskirts of Toronto open to reveal a beautiful large white delta-winged जो एयरक्राफ्ट। कह रहा है इस डेट को 14,000 लोगों ने वॉच किया, देखा एक बहुत ही बड़े हैंगर को, और कहाँ पे? आउटस्कर्ट पे, बाहर की 4 दीवारी पे। आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाउंड्री, समझ गए ना, बाहर की। और किसकी? टोरंटो की। ये टोरंटो में टी साइलेंट होता है कैनेडियंस के हिसाब से, है ना, वो अपनी सिटी को टोरंटो बोलते हैं, टी को साइलेंट रखते हैं। तो टोरंटो की जो है आउटस्कर्ट्स में 14,000 लोगों ने देखा। किसको देखा भाई? वॉच, सी, इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है। जब बेयर इन्फिनिटिव आए इसका मतलब होता है पूरे एक्शन को देखा। तो इन्होंने ओपन होते हुए देखा एक हैंगर को, दे वॉच्ड अ हैंगर ओपन, है ना। ओपनिंग भी हो सकता था, ओपनिंग का मतलब होता है इनकम्प्लीट एक्शन। तो इन्होंने खुलते हुए देखा, ओपन होते हुए देखा एक हैंगर को, कि वो रिवील करे, वो सबके सामने रखे एक ब्यूटीफुल इस टाइप के डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट को। तो ऐसा हुआ अक्टूबर 1957 में 14,000 लोगों के सामने। समझ गए ना। अब ध्यान से समझना है इसमें गलती कहाँ है। गलती है मेरे भाई यहाँ पे आउटस्कर्ट नाम के वर्ड में। कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में जो बिना इसके नहीं आते। नाउन चैप्टर पार्ट फर्स्ट में अच्छे से सारे वर्ड्स करवाए हैं। आप पूछते हो ना सर ग्रामर सीरीज कहाँ काम आएगी, यहाँ काम आएगी मेरे भाई। आउटस्कर्ट्स के पीछे हमेशा ऐसा आएगा, इनिंग्स है,
इसके पीछे एस आएगा। अगर हथियारों की बात हो रही है तो आर्म्स लिखोगे हमेशा। भिक्षा की बात हो रही है भीख की तो आर्म्स लिखोगे, ALMS, है ना। प्रीमाइसिस, अगर किसी की बाउंड्री की बात हो रही है तो प्रीमाइसिस लिखोगे। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने पीछे एस को लेते हैं, जैसे स्पीसीज़ है, ये सारे वर्ड्स को एस देना होता है। तो यहाँ पे भी भाई आउटस्कर्ट जो है ना गलत है, बिना एस के कभी आउटस्कर्ट नाम का वर्ड आप कहीं भी नहीं देखोगे। वेयर अबाउट्स है, आउटस्कर्ट्स है, स्पेक्टेकल्स है ना, सारे वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई सेंटेंस छूटा नहीं ना, हो गया है सारा। आ जाओ अपने आई नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन कम इन द प्लेस ऑफ आई टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड रेंडर इट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। कह रहा आई में क्या घुसा दें, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली मीनिंग और ग्रामर के हिसाब से एकदम करेक्ट हो। कोशिश कर लो, पहले आप मन की भड़ास निकाल लो, फिर बता देता हूँ। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है भाई। इलाज क्या है, इसको पढ़ लो आराम से। कह रहे द थर्ड लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन टूडेज यूरोफाइटर टाइफून, द एरो कुड फ्लाई क्लोज टू मैक 2.0 या 1500 मीटर्स पर आवर और द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कॉन्कॉर्ड हैड द पोटेंशियल ऑफ फ्लाई इवन फास्टर। तो कह रहे तीसरा और सबसे ब्रॉडर जो था, ये जो था लॉन्गर था और ब्रॉडर था आज के यूरोफाइटर टाइफून से। ये जो एरो नाम का एयरक्राफ्ट था ना, ये फ्लाई कर सकता था इस स्पीड पे मार्क 2.0 की, जो कि मैक्सिमम स्पीड है एक कॉन्कॉर्ड की, एक ये जहाज़ की कॉन्कॉर्ड नाम के। और कह रहे इसमें पोटेंशियल थी, ताकत थी फ्लाई करने की इससे भी ज़्यादा, मार्क 2.0 से भी तेज़ ये उड़ सकता था। कह रहा इट वॉज कैनेडियन 2.50 मिलियन या US 158 बिलियन टुडे बिड। अब देखो बिड टू किस काम के लिए है। कह रहा है ये कनाडा का ये वाला बिड था। बिड का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट, है ना, किसी चीज़ के लिए एंडेवर, ये सब प्रयास, बिड, एफर्ट जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ये कनाडा का इतने रुपए का प्रयास था, 158 बिलियन डॉलर अमेरिका के हिसाब से आज के। अब देखो किस चीज़ का था, टू बिकम एन एविएशन सुपर पावर, टू बिकमिंग एन अ लीडर इन द फील्ड ऑफ एविएशन, टू एक्सेप्ट डिफीट इन द फील्ड ऑफ एविएशन, to bring stagnation in the field of aviation, to showcase its mediocrity in the field of aviation। देखो mediocrity का मतलब होता है आपकी खराब क्वालिटी। मीडियोकर नाम का वर्ड आज ही हमने किया है, रन ऑफ द मिल, है ना, एडिटोरियल आपने पढ़ा हो तो। मीडियोक्रेसी होती है आपकी पीछे, मतलब दकियानूसीपन की, आपकी ख़राब क्वालिटी की, जो है जो क्वालिटी ख़राब होने की। तो कनाडा जो है इतने पैसे लगा के इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो अपनी मीडियोक्रेसी थोड़ा दिखाएगा, अपनी सुप्रीमेसी दिखाएगा। ये सेंटेंस गलत है मीडियोक्रेसी नाम के वर्ड की वजह से। मीडियोक्रेसी होती है आपका फटे हाल या तंग हाल होना, है ना। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रिग्रेस, आप प्रोग्रेस करते हो तो आगे जाते हो, स्टैग्नेट करते हो तो पीछे आते हो। तो कनाडा अपनी स्टैग्नेशन भी नहीं दिखा रहा था, अपनी मीडियोक्रेसी भी नहीं दिखा रहा था, अपनी डिफीट भी नहीं दिखा रहा था। कनाडा दिखा रहा था या तो वो बन गया है एक एविएशन सुपर पावर, या वो बन गया है अपनी बिड में लीडर एक फील्ड में एविएशन के। सारा का सारा झमेला फंसेगा ए और बी के अंदर। अब ध्यान से समझना है, इन अ बिड टू, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर इन्फिनिटिव, या आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट। अब ये कैसे पता लगेगा, हमारी लिस्ट में आपको इन अ बिड टू नहीं मिलेगा, हमारी लिस्ट में आपको इन अ बिड टू नहीं मिलेगा। एक तो ये वाला फ्रेज इन अ बिड टू, और एक दूसरा फ्रेज है इन ऑर्डर टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं, सर बोलते हैं इसके बाद में सर जीरेंट क्यों नहीं आया। अरे मेरे भाई, इनके बाद जीरेंट नहीं आता है। इन ऑर्डर टू और इन अ बिड टू इन फ्रेजेस में से नहीं है वो फ्रेज जिनके बाद में जीरेंट आना चाहिए। देखो कहीं मिलेगा भी नहीं, मिल रहा है कहीं पे इन अ बिड टू, इन ऑर्डर टू। तो ये अपने दिमाग से दोनों फ्रेज निकाल लेना, बहुत कन्फ्यूजन वाले फ्रेज हैं ये, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे बिकम ही लगाना है, बिकमिंग मत लगाया ना, बी गलत है, ए सही है। चलो, रीडिंग और ग्रामर दो ही चीज़ें काम आती हैं इंग्लिश में। फटाफट देख लो जे वाला आपका। ये काम करते हैं ना, सारा मैं ही करवाऊँगा तो आपको मज़े आ जाएंगे। आपको जे के अंदर बताना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से, जो कि जे को फुलफिल करेगा, जो कि इस जे वाली स्टेटमेंट की जगह पे आ सकता है, उसको सपोर्ट भी कर सकता है। समझ गए ना। तो जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे जे वाली, इसको पढ़ना और बताना ए, बी और सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सी स्टेटमेंट जे वाली स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। समझ गए। सपोर्ट कौन सी करेगी ये आपको पता लगेगा कमेंट सेक्शन से। इसी वीडियो के कमेंट में जाओ, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा कौन सी सपोर्ट करती है। अब एक काम करेंगे, ये आप खुद से अटैम्प्ट कर लो, मेरा आंसर चेक कर लेना।
कल वाले जो क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए छोड़े थे वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सेंटेंस में एरर है कहीं पे, एरर आपको ढूंढने को बोला था। पढ़ लेते हैं फटाफट, इनको तो अपने देख लेते हैं। कह रहा साइंटिस्ट आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम मिलिट्री हॉस्पिटल्स इन ग्रेट ब्रिटेन विच रिवील्स दैट दीज फैसिलिटीज़ हैव बिन पुअर वेंटिलेटेड फिल्दी एंड ओवर क्राउडेड। साइंटिस्ट लोग जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को मिलिट्री हॉस्पिटल से, और कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन में जो है इंग्लैंड के अंदर। कह रहा है जो कि रिवील करता है डेटा कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ख़राब तरीके से वेंटिलेटेड है। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा पानी की सुविधा होना, वेंटिलेट करने का मतलब है हवा पानी की सुविधा देना। तो इनमें हवा पानी की सुविधा बहुत ख़राब है मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, और ये फिल्दी भी हैं और ओवर क्राउडेड भी हैं, गंदे भी हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ से भी भरे हुए हैं। देखो यहाँ पे वेंटिलेटेड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है एक एडवर्ब। सीधा सा कनेक्शन आप जानते हो, नाउन को एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को एडवर्ब। अगर यहाँ पे आपको एडवर्ब चाहिए वेंटिलेटेड के लिए तो वो पुअर नहीं होगी, वो होगी पुअरली। पुअर एक एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। पुअरली लगाओगे सेंटेंस सही हो जाएगा। ये एरर तो दी थी आपके इस एग्ज़ाम वाले ने जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है। एक एरर मैंने खुद से डाली है। देखो दूसरी एरर है डेटा पे। डेटम होता है सिंगुलर और इसकी प्लूरल फॉर्म होती है डेटा। जैसे पोडियम होता है, पोडियम मतलब मंच। जैसे मीडियम होता है, मीडियम मतलब माध्य है ना। प्लूरल फॉर्म होती है मीडिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, स्टेडिया है, करिकुला है, अडेंडा है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में ए आए ये होते हैं प्लूरल, और जिनके आगे लास्ट में यूएम आए वो होते हैं सिंगुलर। तो ये प्लूरल वाला है ना, तो मेरे भाई ये विच एंटीसीडेंट लेकर के बैठा है डेटा को। ये डेटा ही तो रिवील कर रहा है इस चीज़ों को। डेटा के लिए वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, पीछे लगाओ रिवील। समझ गए? दो एरर्स थी, एक हिडन थी, एक आपके सामने थी। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, ये भी कल ही आपको मैंने दिया था। फटाफट इसको ढूंढ लो कहाँ एरर्स है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है टू रीच क्राइमिया आई हैड ड्रॉव 2 hours साउथ फ्रॉम द यूक्रेनियन सिटी ऑफ खैरसन टू वन ऑफ वर्ल्ड्स टेंसेस्ट बॉर्डर। कह रहा है रीच करने के लिए क्राइमिया तक, पहुंचने तक क्राइमिया तक की नाम की जगह पे मैंने ड्राइव किया, मैं ड्राइव कर चुका था, पास परफेक्ट टेंस। और कितने? 2 घंटे। और कहाँ से? साउथ में किया था ड्राइव, और इस सिटी से यूक्रेन की खैरसन नाम की। तो यूक्रेन का ये एक एरिया है क्राइमिया, जिसको रशिया ने कब्जाया हुआ 2014 में, आपको पता होगा है ना। तो ये क्राइमिया तक पहुँचने के लिए 2 घंटे ड्राइव किया, खैरसन से चला। और ये एक ऐसी जगह थी जो दुनिया के सबसे टेंसेस्ट बॉर्डर्स में से एक था। देखो इसमें 2 एरर्स हैं। पहली एरर है सिंपल सी, हैड के बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। ड्राइव वर्ब की 1st फॉर्म V1, ड्रोव वर्ब की 2nd फॉर्म, और ड्रिवन वर्ब की 3rd फॉर्म। तो हैड प्लस में ड्रिवन लगाएं, इसको सही करें। दूसरा, वन ऑफ के बाद में हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। मोहिनी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। समझ गए ना? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट कॉलेजेस, क्योंकि हम कई सारों में से वन को निकाल रहे हैं। अगर कई सारों में से निकालना है तो उनका प्लूरल होना जरूरी है। तो ये जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा टेंस बॉर्डर्स में से एक था, बॉर्डर्स में से एक था, वन था। समझ गए ना? एक बॉर्डर था तो फिर ये अकेला ही होता। दुनिया के सबसे ज़्यादा टेंस बॉर्डर्स में से एक था, इसलिए वन था। समझ गए? वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर नहीं शेयर करोगे, नहीं लाइक करोगे, जोश कम हो गया, मैं यहाँ पे क्लास को रोक दूंगा। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम निकाल के निकालता हूँ इस क्लास को, मैं बनाता हूँ। पहले PPTs को बनवाना, ये सारी PPTs को मैं किसी बच्चे को काम देता हूँ, है ना, पेमेंट भी देता हूँ उनको, ताकि वो PPT बना के तैयार रखें, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ मैं। सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि 10 दिनों के अंदर आपको कुछ हेल्प मिले। मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा हेल्प चाहिए, 100 घंटे का कंटेंट है, 100 घंटे से भी ज़्यादा का, SSC बैंक्स दोनों के लिए। ठीक है, चलिए मुलाकात लूँगा। और फाइनली ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।